नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसको लेकर बवाल मच गया है। बवाल इस सेंस में कि इसे कई तरह से इसकी व्याख्या की जा रही है और विपक्ष ने तो हंगामा खड़ा किया ही है। अब एनडीए के घटक दलों से भी इसके खिलाफ विरोध के स्वर उमड़ पड़े हैं। चिराग पासवान ने खुलकर कहा है कि ये कतई मंजूर नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि मैं किस फैसले की बात कर रहा हूं। अगर नहीं समझे तो मैं बता रहा हूं। आपने जिक्र सुना होगा लेटरल एंट्री का। अब ये लेटरल एंट्री शब्द थोड़ा सा उलझाने वाला है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। केंद्र सरकार, मोदी सरकार चाह रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें वो बाहर से लोगों को सीधे नियुक्त करे, इंडस्ट्री से लोग ले आए, दूसरी जगहों से ले आए और सीधे बड़े पदों पर बिठा दें। यानी हमारी जो सिविल सर्विसेज हैं, लोक सेवा है, जो आईएएस वगैरह वगैरह हैं, जो प्रमोशन पाके जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह बनते हैं, जिस ट्रेनिंग और जिस कमिटमेंट के साथ आते हैं उसको दरकिनार करके बाहर से लाकर लोगों को बैठा दिया जाए और वो फैसले करें। अब आप इसको अगर इस नज़र से देखें, जो कि तर्क सरकार का भी है, कि सरकार को कुछ एक्सपर्टीज़ चाहिए कुछ विशेष क्षेत्रों की, जो कि इन नौकरशाहों के पास सर्टेनली नहीं रहती है, तो वो कहाँ से लाएगी? इन्हीं नौकरशाहों से क्या सारे काम करवाए? जो उनको आते भी ना हो वो भी करवाए जाएं? वाजिब सवाल है सरकार का। लेकिन इसके उपाय दूसरे हो सकते थे। सरकार ने उन उपायों के बजाय इन उपायों को प्रिफर किया, तरजीह दी, इसलिए ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। अब इस सवाल से, या मोदी सरकार ने जो ये फैसला किया है, उससे जुड़े 3 खतरनाक पहलू हैं जिनका जिक्र चारों तरफ हो रहा है और जो हमें आपको जानना चाहिए, क्योंकि वो तीनों पहलू ऐसे हैं जो हमारे लोकतंत्र का, हमारे संविधान का, हमारे देश का चरित्र बदल सकते हैं। और चरित्र बदल सकते हैं मतलब अच्छी दिशा में नहीं, नकारात्मक तौर पर बदल सकते हैं। इसके 3 पहलू हैं। पहला तो ये कि ये जो लेटरल एंट्री होगी, इसमें कमज़ोर वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं होगा। यानी अभी जो 45 नियुक्तियां करना चाहती है सरकार, जिसके लिए विज्ञापन दिए हैं 17 अगस्त को उसमें किसी तरह से एसटी, एससी, पिछड़े किसी भी वर्ग को किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो जाहिर है कि वो जो तबका है जिसे लग रहा है कि इसके ज़रिए उसकी हिस्सेदारी रहती है शासन प्रशासन में, वो कम की जा रही है। आज कम की जा रही है, कल को ख़त्म की जा सकती है। ये नंबर जैसे जैसे लेटरल एंट्री की नियुक्तियों के बढ़ेंगे, उनके लिए अवसर खत्म होते जाएंगे। अवसर उनके लिए भी खत्म होते जाएंगे जो ये उम्मीद पाले बैठे हैं, ये महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं कि वो किसी दिन आईएएस, आईपीएस बनेंगे, क्योंकि उनकी जगह तो लेटरल एंट्री से भर्ती होने लगेंगी। तो एक तो खतरा ये है। खतरा नंबर 2 ये है कि मोदी जी इंडस्ट्री के जो अपने मित्रगण हैं उनके अधिकारियों को सीधे यहाँ नियुक्त करने लगे। यानी अडानी, अंबानी या जो भी हैं, उनके जो बड़े अफसर हैं उनको ये कहकर कि ये बड़े लायक हैं, इनके पास ये एक्सपर्टीज़ है, उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है, और उनको नियुक्त करने लगे और वो सरकार के फैसलों को तय करने लगे। जाहिर है कि उनकी निष्ठा किनके साथ होगी आप समझ सकते हैं। जिन उद्योगपतियों के साथ वो काम करते रहे हैं और लेटरल एंट्री के ज़रिए नियुक्ति पूरी होने के बाद उन्हें वापस वहीं जाना है, तो जाहिर है कि वो उनकी सेवा करेंगे वहाँ रहते हुए भी सरकार में।
बल्कि लाए ही इसीलिए जा रहे हैं, वहाँ बिठाए ही इसीलिए जा रहे हैं कि इन लोगों को के अनुसार पॉलिसीज़ बने, सरकार फैसले ले और उसको इम्प्लीमेंट भी कराए इस नौकरशाही के जरिए। तो कारपोरेट ऑलरेडी सरकार पर हावी है। सरकार के बहुत सारे फैसले, चाहे वो टैक्स कट के हों, चाहे कर्जा माफ़ी के हों, वो कारपोरेट के हक में जा रहे हैं। अब अगर उनके अफसर भी बैठने लगे तो उनकी पहुंच और गहरे स्तर तक हो जाएगी और वो हर फैसले को कारपोरेट इंटरेस्ट के हिसाब से नाप तोल कर आकार देंगे। ये भी ध्यान रखिए कि ये लेटरल एंट्री के ज़रिए आए अफसरों की पहुंच हर कागजात, हर दस्तावेज तक हो जाएगी और वो उनका इस्तेमाल किसी के भी हित में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई निष्ठा नहीं है सिस्टम में। वो शपथ लेकर नहीं आ रहे हैं वहाँ। तो ये एक दूसरा बड़ा खतरनाक पहलू है आरक्षण। फिर दूसरा खतरनाक पहलू है कि कारपोरेट का नियंत्रण, कब्जा हो जाएगा और पूरा सिस्टम जो अभी वैसे ही एक साइडेड, एक तरफा झुका हुआ है, वो उसी तरह से काम करता रहेगा। तीसरा बहुत बड़ा खतरा है जिसकी तरफ तमाम नेताओं ने इशारा किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है। उनका कहना है कि ये जो लेटरल एंट्री है इसके ज़रिए आरएसएस के लोगों को भरा जाएगा, यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसमें आरएसएस के लोग बैठाए जाएंगे और एक एजेंडा तो कारपोरेट का पूरा करेंगे वो, और दूसरा एजेंडा आरएसएस का पूरा करेंगे। आरएसएस का एजेंडा हम सब जानते हैं, हिंदू राष्ट्र, जिसमें अल्पसंख्यकों की स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक की तरह के रूप में होनी है, उन पर सारे दबाव होने हैं। हम उसका कुछ झलकियां अपने आसपास देख भी रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही है सरकार, और राज्य में भी जहां बीजेपी की सरकारें हैं। तो एक फासीवादी ढांचा पूरे देश में तैयार हो जाएगा अगर आरएसएस इस पूरे ब्यूरोक्रेसी में घुसपैठ कर जाती है। अभी भी आरएसएस के लोग कम नहीं हैं, आरएसएस के प्रति हमदर्दी रखने वाले, कमिटमेंट रखने वाले लोग कम नहीं हैं, लेकिन जब और इस तरह की नियुक्तियां होने लगेंगी तो उनका नियंत्रण और बढ़ जाएगा। फिर चाहे सरकार दूसरी भी आ जाए, तब भी ये जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, ये नई सरकार जो अगर आरएसएस के खिलाफ हुई, आरएसएस के हिसाब से नहीं चलेगी, उसके कामकाज को प्रभावित करेंगे, दुष्प्रभावित करेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे और सरकार की जो बातें हैं वो आरएसएस नागपुर तक पहुंचाएंगे, जिसका दुरुपयोग वो करेगा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ। यानी आरएसएस के जासूस वहां बैठ जाएंगे। तो ये कितनी खतरनाक स्थिति होगी कि ब्यूरोक्रेसी पर भी आरएसएस का पूरा नियंत्रण हो जाए। हम सब जानते हैं कि जुडिशरी में आरएसएस के लोग भर गए हैं। हम सब जानते हैं कि मीडिया में आरएसएस का लगभग कब्जा हो चुका है। हम सब जानते हैं कि एकेडमिक्स में, शिक्षा तंत्र में उनका कब्जा हो चुका है। हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव में वो हावी हैं, राजनीति में तो उनका असर आप देख ही रहे हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें और हो गई तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना खतरनाक परिदृश्य होगा भारत के लिए, जिसमें लोकतंत्र लगभग खत्म हो जाएगा। कारपोरेट और आरएसएस इन दोनों की जुगलबंदी चलेगी और अपर कास्ट लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। जो लोअर कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जगह और कम होती जाएगी। तो ये एक बहुत खतरनाक कदम उठाया गया है। और दलील क्या दे रही सरकार? सरकार दलील दे रही है कि यूपीए सरकार में जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना था,
उसने ये सिफारिश की थी कि इस तरह से किया जाए। यानी ये इल्ज़ाम यूपीए सरकार पर डाल रही है कि उन्हीं की सिफारिश को हम अमल कर रहे हैं। लेकिन उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या इस सिफारिश को यूपीए सरकार ने इस पर अमल किया था? इसका जवाब है नहीं। एक भी नियुक्ति उसने इस पर नहीं की, बल्कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब आपका सवाल होगा मेरे से कि फिर एक्सपर्टीज़ आएगी कहाँ से? तो सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं। वो थिंक टैंक अलग से बना सकती है, कंसल्टेंट रखती ही है सरकारें बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी कमेटियाँ निर्मित कर सकती है जो टाइम बीइंग में के लिए बनती हैं, अपने सुझाव देती हैं, सलाह देती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। उनको सिस्टम का पार्ट नहीं बनाया जाता है। ये सरकार ये भी कर सकती है, बशर्ते करना चाहे, उसकी मंशा हो। अगर उसका एजेंडा कुछ और है, कारपोरेट और आरएसएस का कब्ज़ा है एजेंडे में, तब तो बात और है। लेकिन अगर नहीं है तो उसे ये करना चाहिए और हमको, आपको, सबको इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तरीक़ों से ख़तरनाक है। जैसा मैंने अभी आपको बताया खुलकर, सोचिए इस पर। इसका विरोध हो रहा, बहुत मुश्किल होगा रुकना इसको अब कर पाएगी। हालांकि वो बहुत सारी नियुक्तियां 2018 के बाद कर चुकी है, लेकिन अब रुके, क्योंकि अब रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब विपक्ष मजबूत है और एनडीए में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इस तरह के कदमों के खिलाफ हैं। तो देखना है कि इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन अगर ये लागू होता है, इस पर अमल होता है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।